बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेदर इंडस्ट्री। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि लेदर किन चीज़ों से मिलके बनता है, यानी उसके रॉ मटेरियल कौन से हैं, लेदर का सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लेदर किन स्टेप से गुजर के बनता है। लेदर के रॉ मटेरियल्स देखे जाएं कि लेदर किन चीज़ों से बनता है, तो इसमें मेनली हमारे पास स्किन या हाइड्स होती हैं, यानी जानवरों की चमड़ियाँ या उनकी खालें। मोस्टली हम काउस, पिग, गोट्स और शीप की चमड़ियाँ या खालें इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ एग्जॉटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि एज रॉ मटेरियल ऑस्ट्रिचेस और कैंगरूज इस्तेमाल किया जाता है। स्किन और हाइड्स के अलावा कुछ ऐसे टैनिंग मटेरियल्स होते हैं जिसको एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है ट्रीज़ के वुड और बार्क वगैरह से हम लोग लेदर बनाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे कि ट्राईवैलेंट क्रोमियम सल्फेट, इनसे भी हम लेदर तैयार करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे एल्डिहाइड और इसके कुछ ग्रुप्स हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटारेल्डिहाइड और ऑक्साजोलिडीन। इन कंपाउंड्स को हम एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हुए लेदर बना सकते हैं। लास्ट है सिंथेटिक रिप्लेसमेंट। सिंथेटिक रिप्लेसमेंट से हम सिंथेटिक लेदर प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक विनाइल ग्रुप लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करके क्लोराइड ग्रुप ऐड कर देते हैं। अब जो एक नई सिंथेटिक रिप्लेसमेंट से जो एक नया ग्रुप बना है, इसको हम एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं और इससे हम लेदर प्रोड्यूस करते हैं। ये थे लेदर के रॉ मटेरियल्स। अब बारी है लेदर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, जिसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्रीज़ में लाया जाता है। रॉ मटेरियल स्लॉटर हाउस से लेके आते हैं। स्लॉटर हाउसेस वो जगह होती है जहाँ पे जानवरों को ज़िबा किया जाता है, वहाँ से जानवरों की खालों को इंडस्ट्रीज में पहुँचाया जाता है। एनिमल्स की स्किन या हाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बफेलो हाइड, काउ हाइड, गोट स्किन और शीप स्किन। फिर यहाँ एक टर्म यूज़ की गई है फ्लेइंग का। फ्लेइंग क्या होता है, जब भी एक पेरेंटल बॉडी से स्किन या हाइड को रिमूव करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम फ्लेइंग कहते हैं। रॉ मटेरियल का इंडस्ट्रीज में आने के बाद पहला स्टेप क्योरिंग होता है। क्योरिंग हम किसी भी स्किन या हाइड को टेम्परेरी प्रिजर्व करने को कहते हैं। क्योरिंग किसी भी सॉलिड साल्ट या ब्राइन से की जाती है। मोस्टली वर्ल्ड वाइड में सॉल्ट से ही की जाती है, NaCl। सॉल्ट को हम हाइड या स्किन पे अच्छी तरह से लगा के रख देते हैं और जितनी वेल क्योर्ड हाइड्स होती हैं वो उतनी हाई क्वालिटी का लेदर प्रोड्यूस करती हैं। क्योरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप टैनिंग का होता है, लेकिन टैनिंग से पहले प्री टैनिंग की जाती है। क्योरिंग और टैनिंग के दरमियान में जो प्री टैनिंग होती है, इसको हम कलेक्टिवली बीम हाउस ऑपरेशन कहते हैं और इसमें डिफरेंट स्टेप्स इंक्लूड हैं लाइक ट्रिमिंग, सॉकिंग, लाइमिंग, फ्लैशिंग, डी लाइमिंग, बैटिंग और पिकलिंग। अब इन सब स्टेप्स को हम बारी बारी पढ़ेंगे। प्री टैनिंग का सबसे पहला स्टेप है ट्रिमिंग का। ट्रिमिंग में हमने हाइड या स्किन के ऊपर कोई भी ऐसा आगे जाके हमने सारा मशीन के प्रोसेसेस करने हैं, उसमें जाके इंटरफेयर कर सकता है, तो उसको हम हाथों की मदद से रिमूव कर देंगे। सेकेंड स्टेप है सॉकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी रॉ हाइड या स्किन को वाटर के अंदर सोक कर देते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये क्यों करते हैं, पहला इसको रिहाइड्रेशन करवाने के लिए, उसके अलावा डर्ट, मैन्योर, ब्लड वगैरह को, और जो क्योरिंग के दौरान हमने इसको नमक लगा के प्रिजर्व किया हुआ था, उन प्रिजर्वेशंस को रिमूव करने के लिए हम लोग सोकिंग करवाते हैं। सोकिंग के प्रोसेस में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो है सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा। इसके ऑपरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले स्किन को वाटर में सोक करके रख देना है और वाटर की अमाउंट स्किन से डबल होनी चाहिए। इस स्टेज पे डर्ट, ब्लड और जितना भी साल्ट वगैरह है वो वॉश आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से स्किन को सोक करके रख देना है, लेकिन इस दफ़ा स्किन से हमने 4 से 5 गुना ज़्यादा पानी लेना है और इसके बाद सॉकिंग एजेंट्स और बैक्टीरियोसाइड्स इसमें ऐड कर देने हैं। इसमें क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 22 to 24 आवर्स होती है।
उसके अलावा ये प्रोसेस एक ड्रम में हो रहा होता है, तो उस ड्रम को हर घंटे के बाद 10 मिनट के लिए एजिटेट करना होता है। थर्ड स्टेप है लाइमिंग का। लाइमिंग के प्रोसेस में हम स्किन या हाइड को एक अल्कली सोल्यूशन के अंदर सॉक करके रख देते हैं और ये सारा प्रोसेस जो है एक ड्रम में परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव देखें कि ये क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले अनहेयरिंग के लिए, ताकि हम एपिडर्मिक लेयर को रिमूव कर सकें। उसके अलावा रॉ हाइड के अंदर जो फाइबर बंडल्स होते हैं उसको ये इंडिविजुअल फाइबर में कन्वर्ट करता है और फिर वो फाइबर्स जो है वो स्प्लिट होकर फिब्रल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो रॉ हाइड के ऊपर नेचुरल फैट या ग्रीस वगैरह होती है तो वो स्पोनिफिकेशन के प्रोसेस से रिमूव कर दी जाती है। इस प्रोसेस में जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो है सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इस प्रोसेस के ऑपरेशन को देखा जाए तो रॉ हाइड को या स्किन को एक अल्कली सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं जिसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है, जो कि तेजी से स्किन के ऊपर जितने भी बाल होते हैं उनके उतरने का सबब बनता है। उसके अलावा स्किन या हाइड के ऊपर जितना भी नेचुरल फैट होता है उसको भी स्पोनिफाई करता है। इस प्रोसेस का क्वालिटी कंट्रोल देखा जाए तो इस प्रोसेस में pH 12 to 12.5 हो जाती है और इस प्रोसेस का टाइम ड्यूरेशन 24 आवर्स यानी 1 दिन का होता है। चौथा स्टेप है फ्लैशिंग का। इस प्रोसेस में स्किन या हाइड के ऊपर जो स्टिकी सा गोश्त लगा हुआ होता है उसको या तो फ्लैशिंग मशीन या हाथों की मदद से रिमूव किया जाता है। जो रिमूवल ऑफ स्टिकी फ्लैश का प्रोसेस होता है इसको हम फ्लैशिंग कहते हैं। फिफ्थ स्टेप है डी लाइमिंग का। ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है जो कि लाइमिंग और पिकलिंग के दरमियान होता है। लाइमिंग स्टेप हमने अभी पढ़ लिया है और पिकलिंग हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों के दरमियान में जो स्टेप आता है उसको हम डी लाइमिंग कहते हैं। किसी भी स्किन या रॉ हाइड की अगर डी लाइमिंग अच्छे से हुई भी होगी तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी का और सॉफ्ट लेदर प्रोड्यूस होगा, जबकि अगर हाफ डी लाइम पेल्ट्स होंगी तो हमारे पास जो लेदर है वो हार्ड होगा। इस स्टेप के ऑब्जेक्टिव देखे जाएं कि ये स्टेप क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले pH को लो करने के लिए 12 to 12.5 जो pH थी उसको हम 8.5 से 9 पे ले आते हैं। उसके अलावा लाइम को रिमूव करने के लिए और अगर कोई स्किन में स्वेलिंग या पल्पिंग वगैरह है तो उसको रिमूव करने के लिए डी लाइमिंग की जाती है। और अगर डी लाइमिंग में केमिकल्स को देखा जाए तो वाटर, एसिड हमारे पास डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है। उसके बाद कुछ अमोनियम सॉल्ट्स हैं, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को इस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। डी लाइमिंग का अगर ऑपरेशन देखा जाए तो इसमें हम पेल्ट को वाटर के अंदर डाल के वॉश करते हैं ताकि इसको अल्कली फ्री कर दे और ये वाटर सॉल्युबल हो जाए। इस प्रोसेस में हम पेल्ट्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं ताकि लाइमिंग जब हमने की थी अल्कली सोल्यूशन के अंदर हमारी जो पेल्ट्स थी वो अल्कली हो गई थी। इनको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ताकि अल्कली यानी बेस और एसिड आपस में न्यूट्रलाइज कर दे और ये पेल्ट्स अल्कली फ्री हो जाए। इसके बाद इसका क्वालिटी कंट्रोल देखा जाए तो इसमें pH 8.2 से 8.8 तक होती है और इस प्रोसेस की टाइम ड्यूरेशन पेल्ट की नेचर पे डिपेंड करती है। जिस तरह की नेचर का पेल्ट होगा उसी हिसाब से इस प्रोसेस को टाइम लगेगा। 6 स्टेप है बैटिंग का। बैटिंग एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। इस पे हम डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ करते हैं लाइक पेनक्रियाटिक एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, और इसमें हम ग्रीस या लाइम सोप वगैरह को रिमूव करते हैं। एंजाइम्स डिफरेंट तरह के होते हैं जिनमें 3 मेन टाइप हैं। सबसे पहला है वीक बैटिंग एंजाइम, सेकंड है मिड स्ट्रॉन्ग बैटिंग एंजाइम और थर्ड है स्ट्रॉन्ग बैटिंग एंजाइम। स्ट्रॉन्ग बैटिंग एंजाइम की भी आगे 2 टाइप्स हैं, अल्कली बेट और एसिड बेट। और अगर इस प्रोसेस के ऑपरेशन को देखा जाए तो सबसे पहले हम पेल्ट्स को वॉश करते हैं और इसकी पार्शियल डी लाइमिंग करवाते हैं, और जब इसकी फाइनल डी लाइमिंग करवाते हैं तो हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और एक बेट को ऐड करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल देखा जाए तो इसमें pH जो है वो 7 to 8 होती है। इसके अलावा इस प्रोसेस में एक टेस्ट किया जाता है जिसको क्रॉस सेक्शन टेस्ट कहते हैं।
इसमें हम पेल्ट के ऊपर फिनोफ्थलीन डालते हैं और जब उस फिनोफ्थलीन का कलर कम्प्लीटली कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब है कि बैटिंग का प्रोसेस फिनिश हो जाता है। सातवां प्रोसेस पिकलिंग का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में डी लाइम्ड और जो बैटेड पेल्ट होती हैं उसको एसिड और सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं ताकि हम प्रिजर्व कर सकें अपनी पेल्ट को फर्दर प्रोसेस के लिए। इसके अलावा पीएच को हम कम कर सकें, 7.8 से हम इसको 2.8 तक पीएच को लेके आए। उसके बाद हेयर रूट्स को ऑक्सीडाइज कर सकें ताकि अगर पेल्ट में किसी किस्म का कोई बाल वगैरह रह गया है तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। उसके बाद कोई स्वेल्विंग या पल्पिंग वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए उसके अलावा सॉफ्ट और एक थिन वाइट पेल्ट प्रोड्यूस कर सकें और जो क्रोम टैन लेदर है उसकी सख्ती को कम कर सकें। इस प्रोसेस के ऑपरेशन को देखा जाए तो जो पिकलिंग प्रोसेस है ये डिटरमाइन करता है लेदर की क्वालिटी को। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि पेल्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं एक पिकल लिक्विड के साथ। ये लिक्विड जो है ये सॉल्ट और डाइल्यूटेड एसिड को वाटर में मिक्स करने से बना हुआ होता है और इसमें हम 10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। अब जिस वाटर के अंदर हमने पेल्ट को रखा हुआ है उसमें एसिड मौजूद है। पेल्ट क्या करेगी, उस एसिड को एब्जॉर्ब करेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीएच कम होना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस में अगर सॉल्ट और एसिड्स देखे जाएं कि कौन कौन से यूज़ हुए हैं तो सॉल्ट में NaCl, NaSO4, HCOONa, CH3COONa, जबकि एसिड में H2SO4 और HCOOH इस्तेमाल किए गए हैं। इस प्रोसेस का क्वालिटी कंट्रोल देखा जाए तो इसमें पीएच 2.6 से 2.9 तक होती है और इसमें भी क्रॉस सेक्शन टेस्ट यूज़ किया जाता है। प्री टैनिंग के प्रोसेस के बाद टैनिंग का प्रोसेस आता है जिसमें एनिमल स्किन या हाइड्स को ट्रीट करते हैं और लेदर प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली टैनिंग के प्रोसेस में स्किन या हाइड का प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसको कम्प्लीटली और परमानेंटली चेंज कर दिया जाता है और उसको ज़्यादा पायदार बना दिया जाता है। टैनिंग भी हमारे पास डिफरेंट तरह की होती है, वेजिटेबल टैनिंग, क्रोम टैनिंग। लेदर मैन्युफैक्चरिंग का जो लास्ट प्रोसेस है वो फिनिशिंग प्रोसेस है जिसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले शेविंग प्रोसेस जो हम स्मूथनेस के लिए करते हैं, ब्लीचिंग प्रोसेस फॉर एडिंग कलर, डाइंग प्रोसेस हम लेदर को डाई करने के लिए करते हैं, स्टफिंग प्रोसेस शाइनिंग के लिए करते हैं, स्प्लिटिंग प्रोसेस लेदर को कट करने के लिए करते हैं, ग्लॉसिंग प्रोसेस में हम ग्लास सिलेंडर को यूज़ करते हैं, डाइंग प्रोसेस में लेदर को डाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एम्बॉसिंग प्रोसेस में लेदर की डिज़ाइनिंग होती है और मेजरिंग प्रोसेस में लेदर को मेजर किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको लेदर इंडस्ट्री की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।